Good morning, students. So, students, we were discussing about carbon and its compounds. And last class में हमने हमारा previous chapter number 4 carbon and its compound complete कर लिया था. Now we are going to start our next chapter, which is very important, periodic classification of elements. First of all, students, मैं आपको ये explain करता हूँ कि what is the meaning by elements. What is the meaning by elements? So elements क्या होते हैं? So elements basically students, elements होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो सेम टाइप के एटम्स रखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O की बात करें तो वी कैन सी वी हैव ग्रुप ऑफ एटम्स 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन. लेकिन जो 3 एटम्स हैं यहाँ पर, ग्रुप ऑफ एटम हैं, वो सेम काइंड ऑफ एटम नहीं है. वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं. सो जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स की बात करते हैं वहाँ मीनिंग होता है मॉलिक्यूल. सो H2O क्या है बेटा? H2O मॉलिक्यूल है. बट अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स भी ग्रुप ऑफ एटम होता है. लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए क्या करेक्शन है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए सेम टाइप के एटम होना कंपलसरी होता है. सो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ओनली ऑफ वन टाइप. मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप के एटम्स रखते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं. जैसे सोडियम, पोटेशियम और ऑरम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. ये सारे ही एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इनमें वन काइंड के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं. सो स्टूडेंट्स ये तो रही एलिमेंट्स की बात. इसके अलावा देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स. मतलब कि अर्थ पर 118 एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं बेटा? प्रेजेंट हो सकते हैं. 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. सो वी कैन से देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन टू अस. 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं. इसके अलावा और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 118 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हम क्या कर सकते हैं? सब्सटेंसेस containing atoms only of one type called elements, and there are around 118 elements which are known to us. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये तो होता है एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन. लेकिन वी ऑल नो यहाँ पर जो 118 एलिमेंट्स हैं ये सेम टाइप के नहीं हैं. इनमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं. सो वी कैन से एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी ईजी. तो हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को क्लासीफाइड करते हैं. क्यों क्लासीफाइड करते हैं? ताकि हम उसको आसानी से स्टडी कर सकें, आसानी से पढ़ सकें. तो स्टूडेंट्स वी कैन से एलिमेंट्स कैन फर्दर क्लासीफाइड इन डिफरेंट टाइप्स टू मेक द स्टडी ईजी. सो ये तो था एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन. एंड एलिमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद स्टूडेंट्स क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट आए, ये 118 एलिमेंट्स एक साथ डिस्कवर्ड नहीं हुए. पहले कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, फिर नए एलिमेंट्स ऐड हुए, फिर नए एलिमेंट्स हुए. सो इसी बिहाफ पर डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट आए और उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए. बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज Dobereiner.
First one is Dauber-Reiner. So what is the meaning by Dauber-Reiner's triad rule? What is the meaning by Dauber-Reiner's triad rule? तो देखो ट्राइड का मीनिंग क्या है बेटा. ट्राइड का मीनिंग होता है कि डॉबर-राइनर ने 3 एलिमेंट्स का क्या किया, एक सेट तैयार किया. 3 एलिमेंट्स का इन्होंने क्या किया, एक सेट तैयार किया. 3 एलिमेंट्स के एक सेट किए इन्होंने. 3 एलिमेंट्स अरेंज तो किए, लेकिन 3 एलिमेंट्स को अरेंज करने का बेस क्या रखा, इन्होंने बेस रखा इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इन्होंने इन 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. तो वी कैन से व्हेन दी एलिमेंट्स वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. सो जब आप एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो एलिमेंट्स को, सो द मिडिल एलिमेंट जो बीच का एलिमेंट होगा was the average of the atomic mass of other 2 elements. तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के इक्वल होगा. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर डॉबर-राइनर ने एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स के सेट में, ये 3 एलिमेंट्स का सेट दिख रहा है आपको, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बैरियम, 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्राइड, जिसे हम ट्राइड बोलते हैं. 3 एलिमेंट्स का सेट इन्होंने बनाया जिसे हम ट्राइड बोलते हैं. और इन एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया. सच एज कैल्शियम का 40.1 एटॉमिक मास होता है, स्ट्रांशियम का 87.6 होता है, एंड बैरियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 136.3 होता है. सो डॉबर-राइनर ने 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया और उनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया. जब एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो इन्होंने ये चीज़ नोट करी कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है, मिडिल वाला एलिमेंट कौन है, स्ट्रांशियम, उसका जो एटॉमिक मास है 87.6, वो अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज एटॉमिक मास है. अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज एटॉमिक मास है. मतलब कि 40.1 और 136.3 का ये एवरेज एटॉमिक मास होगा. सो ये जो एवरेज एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का, ये मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो अदर 2 एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास होगा. इसे ही हम डॉबर-राइनर्स ट्राइड रूल कह देते हैं. डॉबर-राइनर्स ट्राइड रूल कह देते हैं. अब डॉबर-राइनर का जो ट्राइड रूल है, इस ट्राइड रूल का लिमिटेशन क्या था, क्योंकि जो ट्राइड रूल है डॉबर-राइनर का, ये हमेशा नहीं चला. ये क्या हो गया, ये आगे फ्लॉप हो गया. और इसके फ्लॉप होने का बेसिक रीज़न क्या था, इसके फ्लॉप होने का जो बेसिक रीज़न था वो था कि जिस टाइम डॉबर-राइनर ने ये रूल दिया था उस टाइम सिर्फ 3 ट्राइड्स ही रिकॉग्नाइज्ड थे. सो हम लिमिटेशंस में नोट कर सकते हैं, ओनली 3 ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नॉन दैट टाइम. मतलब जिस टाइम डॉबर-राइनर ने ये ट्राइड रूल दिया था उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 ट्राइड्स थे एग्जिस्ट. लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए वैसे वैसे हम ये नोट करते गए कि अब ऐसे एलिमेंट्स का ट्राइड नहीं बन रहा है जहाँ प्रॉपर्टीज़ सेम हो और जो ट्राइड के रूल को फॉलो करता हो. सो इस केस के अंदर डॉबर-राइनर का जो रूल था वो फ्लॉप हो गया. सो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, डॉबर-राइनर का जब रूल फ्लॉप हो गया तो डॉबर-राइनर के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे न्यूलैंड. तो अब जो रूल देने आए वो थे न्यूलैंड, और न्यूलैंड्स का जो रूल था उसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब ऑक्टेव्स रूल. ये ऑक्टेव्स रूल का मीनिंग क्या है, ऑक्टा का मतलब होता है बेटा 8, और जो न्यूलैंड का ये रूल है ये 8 पर ही बेस्ड है, 8 से ही बेस्ड होता है. क्या है इसका मतलब, न्यूलैंड ने भी डॉबर-राइनर के सिमिलरली एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. सो इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स. ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के
ऊपर बेस्ड लॉ था, ठीक है। इन्होंने ये बताया क्योंकि ये रूल ऑक्टेव्स को फॉलो करता है, मतलब 8 को फॉलो करता है। तो इनका जो रूल था वो ये था कि जिस तरह से म्यूज़िक सिस्टम होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब कि जो 8 सुर हैं म्यूज़िक के वो इस रूल को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। हम फर्स्टली बोलते हैं सा, उसके बाद रा सा रे गा मा पा धा नी सा। नेक्स्ट जो सा आता है वो 8th पोजीशन पे आता है, मतलब कि फर्स्ट के बाद जो सिमिलरिटीज़ रिपीट होगी वो 8th नंबर पे रिपीट होगी। और इसी बिहाफ पर न्यूलैंड का लॉ था, वो कहते थे, न्यूलैंड का कहना था कि जब आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हो तो अरेंज करने पर 8th एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू द फर्स्ट, मतलब कि जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल सिमिलर होगी। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा में 8th वाला सा फर्स्ट वाले सा के सिमिलर होता है। एग्जाम्पल में हम नोट कर सकते हैं सोडियम एंड लिथियम। लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका 8th एलिमेंट सोडियम होता है और इसीलिए दोनों प्रॉपर्टीज़ कैसी रखते हैं, सेम रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल था। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस में हम ये नोट कर सकते हैं कि ये जो लिमिटेशंस था, ये जो रूल है ऑक्टेव रूल, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है अप टू कैल्शियम। ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, मतलब कि 20 एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल है। ऐसे एलिमेंट जो लाइटर होते हैं उन पर ही ये फिट होता है और जो न्यू एलिमेंट्स हैं उन पर ये फिट नहीं बैठता। तो हमारा जो रूल था, हमारा जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल था वो सभी एलिमेंट्स पर फिट नहीं बैठता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स पर फिट बैठता है जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के अंदर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट के जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे डॉबेराइनर ट्राइड्स रूल, और कहाँ वो लिमिटेड थे, कहाँ तक उनका रूल लिमिटेड था, उसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बात किया और कहाँ तक वो लिमिटेड था उसके बारे में भी हमने पढ़ा। सो इस चैप्टर से रिलेटेड 2 रूल्स या 2 लॉ हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग जो 2 चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।